हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, एक अमेरिकी विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि अगर रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ कम करनी है तो रेल का किराया बढ़ा दिया जाए। उस समय उनके सुझाव को अनैतिकतापूर्ण माना गया, किंतु वित्त मंत्री ने दूसरे रास्ते से रेल के किराए को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और लोगों को अब अधिक किराया देना पड़ेगा। उसके बदले में उन्हें अधिक सुविधाएं मिलेगी। यह आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो पहले दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाइए। अब वह दूसरे दर्जे का किराया देकर पहले दर्जे की सुविधाओं का उपभोग करते हैं। तीसरे दर्जे का यात्री अधिक किराए का भार नहीं दे सकता। डाक और तार की दरों में भी वृद्धि की जा रही है और उसके लिए एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को इन सेवाओं को चलाने में घाटा होता है और वित्त मंत्री ने सरकार को एक तटपुंजीय दुकानदार के स्तर पर रख दिया। घाटा है, इसलिए चंद सेवाओं को कम कर दिया जाए। यह मंगल राज्य के निर्माण का दावा करने वाली सरकार के लिए अशोभनीय है। कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें हम जनता की सेवा के लिए चलाते हैं, जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है। उन्हें घाटा सहकर भी चलाना पड़ता है और डाक और तार एक इस प्रकार की सेवा है। पोस्ट कार्ड का दाम पहले से बढ़ गया है, अब उसमें और वृद्धि की जा रही है और कुल मिलाकर हम देखें तो यह वृद्धि 33% हो जाएगी। इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। शायद वित्त मंत्री नहीं चाहते कि लोग चिट्ठी पत्रियों द्वारा अपने दिल का रोना रोएं। वे आम जनता को इससे भी वंचित रखना चाहते हैं। आयकर की सीमा घटाने के संबंध में एक ही बात निवेदन करने योग्य है कि क्या सरकार समझती है कि जो व्यक्ति 250 रुपया प्रति मास कमा रहा है उनके पास इतनी बचत है कि जिसको वह टैक्स के रूप में दे सके। उपाध्यक्ष जी, अब जितनी प्रगति की है इसकी रिपोर्ट तो अभी सदन के सामने नहीं आई, फिर भी यह माना जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयुक्त परिवार समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके और संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली। संयुक्त परिवार समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसका घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार होने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है उसकी हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में। गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता ने बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। अब गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारण के लिए वह यह असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं। जहाँ तक
भागी नागाओं का सवाल है जो भारत से पृथक होना चाहते हैं। उनके साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है और संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके अंतर्गत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। अगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार संसद से मांगने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है, केवल सीमा प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष भारत में अब आधारभूत अधिकारों को उपयोग करने और अगर उन पर आक्रमण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को वापस मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक इशारा है जो केंद्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और चल रही हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही क्यों अलग किया गया? गैर कांग्रेसी सरकारें जहां बनी या जब वहां इन सरकारों के बनने की एक घोषणा हुई तो जनता ने दिए जलाए, लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो वहां चिताएं जली। जब गैर कांग्रेसी दलों ने सत्ता संभाली तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाई और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पूंज गई। गैर कांग्रेसी दलों का मंत्रिमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है। क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने कर दिया है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो बल मिला था उसे आघात पहुंचाया है। उसने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रिमंडल निंदा का अधिकारी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने एक चुनौती लोकतंत्र के लिए पैदा कर दी है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधानसभा के सदस्यों को लाकर गिनती करके दिखाई गई हो कि बहुमत किसके साथ है। कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखकर ऐसी बात नहीं कह सकता। गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई संबंध नहीं है, संख्या किधर ज़्यादा है किधर कम है इसकी वह चिंता नहीं करते। जब विरोधी दलों के सदस्य राष्ट्रपति के सामने आए और हमने कहा कि देख लीजिए 93 सदस्य हैं तो आपने कहा था कि कितने सदस्य हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहाँ शांति और व्यवस्था का सवाल है। गृह मंत्री जी ने यह कह दिया कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं है इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे, लेकिन अगर राज्यपाल निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहाँ है? परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है वह किसी अन्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मैं उसमें नहीं चाहता। सभापति जी, मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे विभाग की जो जिम्मेदारी है उसी के बारे में जवाब दे सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। वैसे तो सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। रेल मंत्री जी यह बताएं कि जब पहली दुर्घटना हुई उस समय तो मुसाफिरों की तलाशी नहीं ली जाती थी, लेकिन पहली दुर्घटना जब हो गई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए तो आज जो काम किया जा रहा है कि मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है वह उसी समय क्यों शुरू नहीं की गई? पहली दुर्घटना और दूसरी दुर्घटना में कुछ दिन बाकी थे। उस समय रेल मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या उससे पहले यह संभव नहीं था कि पहली दुर्घटना के बाद वह सजग हो जाता और हर एक मुसाफिर की तलाशी लेता जिससे दूसरी दुर्घटना न घटती?
श्रीमान, राज्यसभा किसी मामले में लोकसभा के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। संविधान ने दोनों सदनों की नियुक्त स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह सदन उसी मर्यादा के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करना चाहता है। किंतु ऐसा लगता है कि लोकसभा के कुछ माननीय सदस्य राज्यसभा के मामले में दखल देना चाहते हैं। राज्यसभा का हिसाब किताब, राज्यसभा के सचिवालय का लेखा जोखा और उसकी देखभाल करने में यह सदन पूरी तरह से समर्थ है। लोकसभा अपने हिसाब किताब की जांच करे, राज्यसभा अपने हिसाब किताब की जांच करना आवश्यक समझेगी तो करेगी। लेकिन लोकसभा अगर इस बात पर जोर देगी कि एक संयुक्त अथवा मिलीजुली समिति होनी चाहिए जो हिसाब किताब की जांच करे, तो वह केवल राज्यसभा के हिसाब किताब की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। हम इस बात पर कभी तैयार नहीं होंगे कि लोकसभा का सदस्य हमारे हिसाब किताब की जांच करें, लेकिन अपने हिसाब किताब की जांच में हमको शामिल न करें। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि सदन के नेता इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उस समय लोकसभा में यह सवाल उठाया गया था तो वे वहाँ मौजूद थे। मैं यह जानता हूँ कि वे मंत्रिपरिषद के भी सदस्य हैं। धन्यवाद।